आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड वार टू, जो कि स्टार्ट हुई थी 1939 में और ख़त्म हुई थी 1945 में। सिवरल इवेंट अराउंड द वर्ल्ड ट्रिगर्ड वर्ल्ड वार टू। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे थे जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो स्टार्ट हुई थी। मोस्ट ऑफ दीज वर द अनरिजॉल्व इशूज़ इन द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वार वन। इनसे ज़्यादातर जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी उसमें ना हल होने वाले मसाइल शामिल थे। लाइक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारे पास जितने भी इश्यूज़ थे वो सॉल्व नहीं हो पाए थे, तो वो ही सेकेंड वर्ल्ड वार का हिस्सा बने। इट वॉज़ द बिगेस्ट एंड डेडलिस्ट वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एंड इन्वॉल्व मोर देन 30 कंट्रीज़। मतलब वर्ल्ड वार टू एक हिस्ट्री थी, सबसे बड़ी डेडलिस्ट इसमें मतलब जंग थी और इसमें 30 से ज़्यादा कंट्री शामिल थे। द वार कंटिन्यू फॉर 6 ईयर्स। जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी ये 6 साल तक जारी रही until the alliances defeated नाज़ी जर्मनी एंड जापान इन 1945। तब तक जारी रही जब तक तो अलाइंसेस, जिसे हम इत्तेहाद कहते हैं, इत्तेहादियों ने हरा नहीं दिया नाज़ी जर्मनी को और जापान, इन दो मुल्कों को इन्होंने हरा नहीं दिया। तब तक ये जंग जो है वर्ल्ड वार टू जारी रही 1945 तक। So the countries participated in the World War II were divided into two groups. सेम जैसे हमने वर्ल्ड वार वन में पढ़ा था कि वहाँ पे दो ग्रुप्स में डिवाइड हुए थे, जितने भी कंट्रीज़ थे उन दो ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई हुई थी। इसी तरीके से वर्ल्ड वार टू में दो ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं जिनके बीच में लड़ाई हुई है। पहला जो ग्रुप था वो एक्सिस था, जिसमें जर्मनी, इटली एंड जापान, ये 3 मुल्क शामिल थे। दूसरा था अलायंसेस, जिसमें था फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सोवियत यूनियन एंड चाइना। सो ये अलाइंसेस, अब हमने यहाँ पे ऊपर ही एक लाइन पढ़ी कि जो जंग थी ये 6 साल तक जारी रही जब तक अलाइंसेस ने नाज़ी जर्मनी को और जापान को हरा नहीं दिया। सो इसका मतलब ये है कि कौन सी कंट्रीज़ जीती थी, अलाइंसेस पावर वाली, जिसमें हमारे पास 4-5 कंट्रीज़ आ रहे हैं। ये लोग फ़तह हासिल हुई थी इन्हें एक्सिस के ऊपर, जो 3 कंट्रीज़ के ऊपर। सो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी वो 1939 में स्टार्ट हुई थी और 1945 में एंड हुई थी। कुछ ऐसे दुनिया भर में ऐसे वाक़यात हो रहे थे जिसकी वजह से वर्ल्ड वार टू जो है स्टार्ट हुई और कुछ ऐसे इश्यूज़ थे, अनरिजॉल्व इशू, जो कि हम सॉल्व नहीं कर पाए थे वर्ल्ड वार वन में, वो उसकी वजह से। और बिगेस्ट ये वर्ल्ड वार जो टू थी ये हिस्ट्री की बिगेस्ट डेडलिस्ट जंग थी, जिसमें 30 से ज़्यादा ममालिक शामिल थे। और ये जो जंग थी ये 6 साल तक चली, तब तक जब तक अलाइंसेस पावर, जितने भी कंट्रीज़ के पास अलाइंसेस पावर थी, उन्होंने हरा नहीं दिया इन 3 ममालिक को, जो एक्सिस में जर्मनी, इटली, जापान, 1945 तक। सो ये हमारे पास 2 ग्रुप्स में डिवाइड थे कंट्रीज़, एक के पास अलाइंसेस थे और एक के पास एक्सेस थी। सो दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार वन। अब हम इसके काजेज़ पढ़ते हैं। सो हमारा फर्स्ट काज जो है वो राइज ऑफ फैसिज्म। आफ्टर वर्ल्ड वार वन मैनी फैसिस्ट गवर्नमेंट वर इन फॉर्म इन यूरोप। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार वन थी उसके बाद यूरोप में कई फैसिस्ट जो गवर्नमेंट्स थी वो कायम हुई। दे वांटेड टू रिस्टोर देयर कंट्रीज़ फॉर्मर ग्लोरीज इन इटाली। वो अपने कंट्रीज़ को, अपने मुल्क को जिस तरीके से पहले वो खूबसूरत दिखते थे, पहले वो शान उनकी बहाल करना चाह रहे थे इटली में। मुसोलिनी फैसिस्ट गवर्नमेंट वांटेड टू कॉन्क्वायर न्यू लैंड टू एक्सपेंड इटाली टेरिटरी। जो मुसोलिनी फैसिस्ट गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि वो नई ज़मीन को फ़तह करे, इटली के अपने जो इलाके थे इटली के, उसे बढ़ाने के लिए एक नई ज़मीन को फ़तह करना चाहते थे। सो इन जर्मनी में जो था वो एडोल्फ हिटलर एंड स्पेन में जनरल फ्रैंको बिकेम हेड ऑफ़ द स्टेट। मतलब जर्मनी का जो हेड था रियासत का वो हिटलर बना और स्पेन में जो था वो फ्रैंको बना। सो दिस इज़ द फर्स्ट काज के फर्स्ट वर्ल्ड वार वन के बाद जो फैसिस्ट गवर्नमेंट थी वो यूरोप में कायम हुई। वो चाहते थे कि वो जिस तरीके से पहले उनकी जिस तरह खुशहाली थी उनके इलाके में इटली में, वो उसे रिस्टोर करना चाहते थे, दोबारा बनाना चाहते थे, दोबारा बहाल करना चाहते थे। मुसोलिनी फैसिस्ट गवर्नमेंट जो थी वो चाहती थी कि वो नई ज़मीन को फ़तह करे ताकि वो अपने इटली के कुछ इलाकों को बढ़ा सके।
जर्मनी में जो उनका स्टेट रियासत का जो हेड बना वो हिटलर था। फ्रांस में जो हेड बना वो फ्रैंको था। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट काज। सेकंड काज हमारा ये है द ग्रेट डिप्रेशन। द पीरियड फ्रॉम 1929 से 1939 तक वाज अ टाइम ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक सफरिंग इन यूरोप एंड वाज कॉल्ड द ग्रेट डिप्रेशन। मतलब जो 1929 से 1939 तक जितना भी दौर था, जितना भी टाइम था, वो यूरोप में इकोनॉमिक सफरिंग को लेकर बहुत डिप्रेशन था। मतलब उनकी जो इकोनॉमिक थी वो थोड़ी गिर गई थी, जिसकी वजह से इसे द ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया गया। सो द ग्रेट डिप्रेशन ओरिजिनेटेड इन यूएसए ड्यू टू द स्टॉक मार्केट क्रैश। मतलब पैसा था, ज़ाहिर है यूरोप इकोनॉमिक पैसा। सो उनका जो ये डिप्रेशन था वो यूएसए के स्टॉक मार्केट क्रैश, जब उनके सारी वो स्टॉक मार्केट गिरी तो उनका सारा पैसा भी गिरा, मतलब नीचे हो गया, डाउन हो गया। सो द European industries were severely impacted and European people were struggling to survive because of the unemployment and poverty. सो जितने भी यूरोपियन की इंडस्ट्रीज़ थी वो इस क्रैश की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, और यूरोपियन के जितने भी लोग थे वो बेरोज़गार और गुर्बत की वजह से ज़िंदा रहने के लिए जितनी वो जद्दोजहद कर रहे थे वो कम थी। सो द ग्रेट डिप्रेशन क्या था कि एक 1929 से 1939 तक एक ऐसा टाइम था जिसने यूरोप ने एक इकोनॉमिक सफरिंग देखी इकोनॉमिक क्रैश की वजह से। मतलब उनकी सारा पैसा डूब गया था, और ये कहलाती है ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन जो है वो यूएसए में मार्केट स्टॉक की गिरने की वजह से हुई, और शदीद यूरोपन को इस चीज़ का डिप्रेशन शुरू हो गया। अमेरिका में एक ज़बरदस्त डिप्रेशन शुरू हुआ स्टॉक मार्केट की क्रैश की वजह से, और बहुत सारे जो लोग थे यूरोपियन के वो इससे मुतासिर हुए, उसकी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, और लोग बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से बहुत ज़्यादा जदोजहद कर रहे थे। सो हमारा जो नेक्स्ट काज है वो है अपीज़मेंट। वर्ल्ड वार 1 के बाद कंट्रीज़ जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस होप टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस थ्रू अपीज़मेंट। दो ममालिक ऐसे थे, एक ब्रिटेन और फ्रांस, वो चाहते थे, उनकी होप थी कि वो एक इंटरनेशनल पीस मतलब सुकून पैदा करें। किसके थ्रू? अपीज़मेंट के थ्रू। दे ट्राई टू मेक हिटलर हैप्पी रादर देन रेसिस्टिंग और रिस्पॉन्डिंग टू हिज मिलिट्री बिल्डअप। वो हिटलर को खुश करने की बजाय उन्होंने जो उसकी आर्मी थी उसको रिस्पॉन्ड किया, मतलब बिल्डअप करने के लिए उनको जवाब दिया। सो अनफॉर्चुनेटली द पॉलिसी ऑफ अपीज़मेंट, जो कि ना चाहते हुए अपीज़मेंट की जो पॉलिसी थी, बैकफायर्ड एज इट वा मेड हिटलर, और वो हुई बैकफायर्ड हो गई। हैज़ इट मेक हिटलर बोल्डर, मतलब इसने जो है जब उनकी पॉलिसी जो है बैकफायर्ड हो गई तो उसने हिटलर को और मजबूत बना दिया, और उसे अलाउ कर दिया कि टाइम टू हैवली रीइंफोर्स जर्मनी आर्म फोर्सेस, कि वो जवाब दें जर्मनी की आर्मी को। तो ये है अपीज़मेंट के। वर्ल्ड वार 1 के बाद 2 कंट्रीज़ ऐसे थे जिसने पूरी इंटरनेशनल में सुकून बर्पा करने की सोची थी, लेकिन उन्होंने हिटलर को खुश करने की बजाय उसकी आर्मी को जवाब दिया, जबकि अपीज़मेंट की जो पॉलिसी थी वो बैकफायर्ड हो गई, जिसने हिटलर को और मजबूत बना दिया, और उसने सही टाइम पे सही जर्मन की जो आर्मी थी, उनकी फ़ोर्स थी, उसे सही जवाब दिया। सो नेक्स्ट काज हमारा ये है कि इन्वेजन ऑफ बाय जापान, इटली एंड जर्मनी। हमला करना स्टार्ट हुआ किन 3 ममालिक ने किया? जापान ने, इटली ने और जर्मनी ने। कंट्रीज़ लाइक जापान, इटली एंड जर्मनी स्टार्टेड इन्वेडिंग अदर लैंड टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज एंड वेल्थ। ये 3 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने दूसरे ममालिक पर हमला करना, उन्हें फ़तह करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो अपने इलाकों को बढ़ा सकें दौलत के लिए। सो दिस क्रिएटेड ग्रेट अनरेस्ट इन यूरोप। सो इस वजह से यूरोप में बहुत बेचैनी फैल गई। इट वाज आफ्टर द जर्मन इन्वेजन ऑफ पोलैंड। जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो फ्रांस और जर्मनी वेंट ऑन द डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी। सो इसके बाद जो फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी पर हमला करने का ऐलान कर दिया। सो ये था हमारा 4th पॉइंट कि इटली, जापान और जर्मनी ने हमला स्टार्ट कर दिया दूसरे ममालिक पर ताकि वो अपने इलाकों को बढ़ा सकें। सो इस वजह से यूरोप में बहुत बेचैनी फैल गई। जर्मनी ने जब हमला किया पोलैंड पर तो फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर जर्मनी पर हमला करने का ऐलान कर दिया। सो नेक्स्ट हमारा है अटैक ऑन
हार्बर। जो जापान ने अटैक किया पर्ल हार्बर यूएसए पे ऑन 7 दिसंबर 1941 पर लेड द यूएस ऑफ अमेरिका ज्वाइनिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, जिसकी वजह से यूएस ने भी सेकेंड वर्ल्ड वार को ज्वाइन कर लिया। फॉलोइंग द अटैक, इस हमले के बाद द यूएस डिक्लेयर वॉर ऑन जापान, और तो उसने डिक्लेयर किया, यूएस ने ऐलान किया कि वो जापान पर हमला करेगा। सो इन रिटेलिएशन जापान अलायंसेस इटली एंड जर्मनी डिक्लेयर वॉर ऑन द यूएस। सो जब यूएस ने डिक्लेयर किया, ऐलान किया कि वो जापान पे हमला करेगा, सो उसकी मतलब जवाब देने के लिए, बदला लेने के लिए जापान ने, इटली और जर्मनी ने मिलकर यूएस पर हमला करने का ऐलान कर दिया। सो बेसिकली ये अटैक हुआ यूएसए पर। पहले अटैक जापान ने अटैक किया यूएसए पर, जिसके बाद यूएस सेकेंड वर्ल्ड वार का हिस्सा बन गया। और जब इस अटैक ने यूएसए ने डिक्लेयर किया कि वो जापान पर हमला करेगा, सो बदले की आग में जापान, इटली और जर्मनी के जो तीनों इलाके थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो मिलकर यूएस पे अटैक करेंगे। सो काजिस के बाद हमारी जो वर्ल्ड वार 2 थी, ये कब ख़त्म हुई? वर्ल्ड वार 2 एंड विद द एब्सोल्यूट सरेंडर ऑफ द एक्सिस फोर्सेस। एक्सिस फोर्सेस किन तीन ममालिक के पास थी? जर्मनी, इटाली और जापान के पास थी। जब इन्होंने तीनों ममालिक ने सरेंडर कर दिया अपने आप को, तो ये वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई यहाँ पे। तो जर्मन ने सरेंडर क्यों किया? आफ्टर द डेथ ऑफ हिटलर की मौत के बाद उन्होंने सरेंडर किया। सो ऑन 8 मई 1945 विंस्टन चर्चिल द ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर जो विंस्टन चर्चिल था, वो प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का, अनाउंस द एंड ऑफ द वॉर इन यूरोप। सो उसने ब्रिटेन के मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने, कि अब हम यूरोप पर वॉर नहीं करेंगे, उसे ख़त्म कर देंगे। सो द यूएस ऑफ अमेरिका ड्रॉप एटॉमिक बॉम्ब ऑन जापान, मतलब जो यूएस था उसने एटॉमिक बॉम्ब फेंक के जापान में ऑन द 6 एंड 9 ऑफ अगस्त 1945 को, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय बोथ कंट्रीज, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ जो है बहुत तबाह हो गए। सो जो जापानीज़ थे यूरोप पर सरेंडर्ड ऑन 2 सितंबर, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। सर दिस ऑफिशियली मार्क द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार 2, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 2 यहाँ पे ख़त्म हुई। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, वर्ल्ड वार 2 कब ख़त्म हुई? जब एक्सिस फोर्सेस, जिसमें 3 ममालिक आते हैं, जर्मनी, इटाली और जापान, जब उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया हिटलर की डेथ के बाद। जर्मन ने सरेंडर किया हिटलर की डेथ के बाद। और 8 मई 1945 को विंस्टन चर्चिल जो था, वो प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का, उसने अनाउंस कर दिया कि हम यूरोप में वॉर अब ख़त्म करते हैं। सो यूएस ऑफ अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब फेंके थे जापान पे 6 और 9 अगस्त ऑफ 1945 को, जिसकी वजह से दोनों ममालिक जो है बहुत डिस्ट्रॉय हुए थे। उसके बाद जापान ने 2 सितंबर को आके सरेंडर कर दिया था, जिसकी वजह से कम्प्लीटली वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गई थी। सो वर्ल्ड वार 2 का इम्पैक्ट क्या पड़ा? सो द एंड ऑफ वर्ल्ड वार 2 चेंज द मैप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड वार 2 जैसे ही ख़त्म हुई तो इसने दुनिया के नक्शे को चेंज करके रख दिया, बदल के रख दिया। पहला इम्पैक्ट क्या पड़ा? जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जर्मनी। एक ही पार्ट था जर्मनी का, बट वर्ल्ड वार 2 के बाद उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक ईस्ट और एक वेस्ट। जो ईस्टर्न पार्ट था वो कंट्रोल कर रहा था रशिया, और जो वेस्टर्न पार्ट था वो अलायंसेस कंट्रोल कर रहा था। अलायंसेस कंट्रीज़ किन किन के पास थे वो मैंने पीछे पढ़ाया है। सेकंड पॉइंट ये था, तो यूएसएसआर जो था, रशिया जो था, वो कंट्रोल ऑफ मैनी कंट्रीज़ इन ईस्टर्न यूरोप, और उसने बहुत सारे ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ पर कंट्रोल किया हुआ था, इंक्लूडिंग पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया और हंगेरी। इन कंट्रीज़ पे इसका इम्पैक्ट। अब वर्ल्ड वार 2 का इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जर्मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, एक ईस्ट और एक वेस्ट। जो ईस्ट पार्ट था वो रशिया संभाल रहा था, कंट्रोल कर रहा था, और जो वेस्ट पार्ट था वो अलायंसेस कंट्रोल कर रहा था। सेकंड पार्ट में जो रशिया है उसने यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ पर कंट्रोल किया हुआ था, जिसमें से 4 कंट्रीज़ ये हैं, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया एंड हंगेरी। सो थर्ड पॉइंट था, द अलायंसेस ऑक्युपाइड जापान। मीन्स जो अलायंसेस के कंट्रीज़ थे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया जापान पर, इसका एक इम्पैक्ट ये पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, द अलायंसेस एंड द यूएसएसआर डिवाइडेड कोरिया इनटू नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। मतलब जो अलायंसेस थे और रशिया, यूएसएसआर जो था, उसने कोरिया को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, एक नॉर्थ और एक साउथ।
लास्ट पॉइंट ये था, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वर्ल्ड वार 2 का चाइना में अ सिविल वार कंटिन्यू बिटवीन द कम्युनिस्ट एंड द नेशनलिस्ट। मतलब चाइना में वॉर चल रही थी दो रियासतों के दरमियान, एक कम्युनिस्ट और एक नेशनलिस्ट, इवेंचुअली लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ हांगकांग, जिसकी वजह से एक नया शहर उभर के आया, हांगकांग एंड कम्युनिस्ट चाइना। अब हमारी वर्ल्ड वार 2 कंप्लीट हुई, जिसमें हमने वर्ल्ड वार 2 का बैकग्राउंड कब स्टार्ट हुई, उसके काजेज़, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा और वो कब ख़त्म हुई। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी।